बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स ने आज मुझे इनवाइट किया कि जो बजट में तब्दीलियां आई हैं बजट 2025 में, उसे हमें ज़रा आसान ज़बान में बता दें कि आसान ज़बान में, ताकि हर बंदा जो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जो उर्दू में समझ सकता है, उसको ज़रा ये चीज़ें समझा दें। तो उसके लिए आज मैं मशकूर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और ये दावत दी कि मैं आपको आसान ज़बान में समझा सकूं। मैं अब कोशिश करूंगा कि इसको ईजीएस्ट वे से बजट की तब्दीलियों को समझा दूं। तो उम्मीद है आप इसको समझ जाएंगे और फिर समझने के बाद दूसरों को भी आप शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फाइनेंस एक्ट 2025 के ज़रिए इनकम टैक्स कानून में मंदरजा झैल तब्दीलियाँ की गई हैं, जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। अब जो भी बजट आता है और बजट पास होने के बाद जो उसमें तब्दीली होती है, तो वो जो फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक उसका इम्पैक्ट होता है। तो अब 1 जुलाई से उस तब्दीलियों का लागू हो गई हैं और उनके मुताबिक आपने आगे जो सारे काम हैं, ये जो तब्दीलियां हैं पीछे जो आप कर रहे थे, इसमें जो तब्दीलियां आई हैं वो आपने इसमें करना है। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स की तरफ से है पैगाम कि अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो उनके दफ्तर में, जो कि सुबह 8 से 5 तक है, उसमें तशरीफ़ लाएँ और उसके अलावा फ़ोन पर बात कर लें ताकि आपके कीमती वक्त का ज़िया ना हो। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सैलरी अफराद के लिए इनकम टैक्स में काफ़ी हद तक कमी आई है। ख़ास तौर पर आमदनी जो है 6 लाख रुपए से जो 12 लाख रुपए तक की थी, उसमें तो बहुत कमी आई कि 1% हो गया है। पहले 5% होता था, तो वो आई थिंक 90,000 बनता था, तो अब जो कम हो के सिर्फ अपना 6,000 रुपया है। तो एक तो ये इनके लिए बड़ी अच्छी तब्दीली है। दूसरे नंबर पे जिन अफराद की सालाना तनख्वाह 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, इनके लिए सरचार्ज जो है वो 10% से कम करके 9% कर दिया गया है। जब इनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा, इससे 1 करोड़ से ज़्यादा होती थी, तो उन पे सरचार्ज जो एक लगता था वो 10% होता था। उस 10% को कम करके अब 9% कर दिया गया है। और जिन लोगों की सालाना आमदनी 15 करोड़ से 50 करोड़ के दरमियान है, इन पर लगने वाला सुपर टैक्स ½ वो भी कम कर दिया गया है। तो इसके बाद जो लोग घर बनाने या ख़रीदने के लिए कर्ज लेते हैं, इन्हें जो सूद पर टैक्स क्रेडिट मिलता है वो कुछ तब्दीलियों के साथ दोबारा बहाल कर दिया गया है। कि यानी कि अगर जैसे बिज़नेस में ऐसे होता है कि आप जो लोन लेते हैं, लोन पे जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं इंटरेस्ट पे या सूद पे, जो आपका ख़र्चा आता है, जो आप उस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस करते हैं, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको डिडक्टिबल अलाउंस में अवेलेबल होता है कि आप उसको अपने ख़र्चों में डाल सकते हैं। तो इसी तरह जो घर बनाने वाला होगा उसको इसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि जितना उसने इंटरेस्ट दिया है उतने से उसका टैक्स भी कम हो जाएगा। इसी तरह 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी ख़रीदने पर एडवांस टैक्स की शरह जो है फाइलर के लिए 3 से कम करके 1.5% कर दी गई है। कि जो आपको पता है कि स्लैब थे कि एक 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है, 5 से फिर 10 की है, फिर 10 से ऊपर की है, तो उसमें खातिर ख्वाह कमी की गई है कि जो 3% फाइलर के लिए टैक्स का रेट लगता था उसको कम करके अब 1.5% कर दिया गया है। इसी तरह जो 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने पर फाइलर पे गेन टैक्स जो था वो 3% से बढ़ाकर 4.5% या 4.5% कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट को जो है टैक्स उतना ही जाएगा कि ये इसमें 1.5% बढ़ा दिया गया है बेचने वाले के लिए, और ख़रीदने वाले के लिए जो है वो 1.5% कम कर दिया गया है। ये शायद गवर्नमेंट के ज़हन में, पॉलिसी मेकर के ज़हन में ये बात होगी कि जो ख़रीदने वाला है शायद वो हो सकता है अपना घर जिसने बनाना हो, एंड कंज्यूमर हो, तो वो अपना उसमें बेच के उसको आसानी हो घर बनाने में। और बेचने वाला क्योंकि उस वक्त उसके पास सरमाया आ रहा होता है, उसे थोड़ी सी आसानी होती है, थोड़ा ज़्यादा भी टैक्स पे हो जाएगा तो उसके लिए एक
एनवायरनमेंट ऐसा बनाया बेसिकली कि जिसमें प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है बूस्ट करेगा, कि देने वाले को फ़ायदा थोड़ा दे दिया और जो लेने वाला है उसको एज इट इज़ रखा। इसी तरह एक अपील का जो प्रोसेस था तो उसमें ऐसे होता था पहले रूटीन में कि जब आपने कमिश्नर जब आपका फैसला किसी ऑफिसर से, एफबीआर के ऑफिसर ने कोई फैसला कर दिया तो वो उस फैसले के अगेंस्ट सबसे पहले जो रूटीन होती थी ये होती थी कि आप कमिश्नर अपील के पास जाते हैं। अगर कमिश्नर अपील में भी आपके हक में नहीं हुआ या जिसके भी हक में नहीं हुआ तो उसके खिलाफ आगे जो था वो एपलेट ट्रिब्यूनल था। एपलेट ट्रिब्यूनल में जो उससे जो अग्रीव्ड हुआ वो आगे हाई कोर्ट में जाता था और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता था। लेकिन पीछे एक तब्दीली आई कि उसमें ये कहा गया कि अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का केस है तो वो जो है वो सीधा एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, वो कमिश्नर अपील के पास वो नहीं जाएगा। इसी तरह सेल टैक्स का भी कुछ मैटर था। तो अब ये निज़ाम जो है दोबारा बहाल कर दिया गया है कि नहीं, वो कमिश्नर अपील जितने का भी चाहे होगा, पहले कमिश्नर अपील का फोरम होगा, फिर एपलेट ट्रिब्यूनल और फिर अगला उससे फोरम होगा। हाँ, अगर टैक्स पेयर चाहे तो इसको स्केप कर सकता है कमिश्नर अपील को और सीधा वो एपलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। ये एक इसमें तब्दीली आ गई है। तो इसी तरह जो टीचर्स और रिसर्चर्स थे, टीचर्स और रिसर्चर्स में आपको पता है कि बहुत देर तक ये रहा कि उनके 25% अलाउंस मिलता था, जो 2023 में वो ख़त्म कर दिया गया कि इसको जो है डिडक्टिबल अलाउंस जो है 25% वो ख़त्म कर दिया गया था 23 में। लेकिन अब ये दोबारा जो है वो 23 से ही दोबारा बहाल कर दिया गया है कि वो उसमें चलेगा। इसी तरह सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स जो 11% होता था, आपको पता है कि डॉक्टर्स देते थे सर्विसेज या और कोई थे तो उस पर 11% टैक्स कटता था और नॉन फाइलर अगर होता था तो उस पर 22% टैक्स कटता था। तो वो 11% से बढ़ा के उसको 15% कर दिया गया है और कुछ मखसूस सेक्टर्स के लिए 4% से बढ़ा के 6%, जैसे कि इंजीनियरिंग सेक्टर था, इंजीनियरिंग वालों को 4% टैक्स देना पड़ता था सर्विसेज पे, अब उसका बढ़ा के 6% कर दिया गया है और बाकी जो सर्विसेज हैं उनका 11 से 15% कर दिया गया है। तो एक 10वें नंबर पे तब्दीली आई है, ऐसे असासे जिनकी मुद्दत वाज़िया नहीं होती और कारआमद 25 साल से कम करके 15 साल कर दी गई है। ये है बेसिकली बिज़नेस की जो डेप्रिसिएशन करने के लिए उसकी अमाउंट के लिए उसकी अमाउंट ये सालों में पहले 25 साल पे हम उसको डिवाइड करते थे, अब वो 15 साल तक उसका होगा। अब जो कम अज़ कम टैक्स है, जो मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 होता था, वो कैरी फॉरवर्ड करने की मुद्दत जो है 3 साल तक होती थी, उसको कम करके 2 साल तक वो जो है ना कैरी फॉरवर्ड हो सकेगा। और बैंक डिपॉजिट पर हासिल होने वाले मुनाफे पर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। कौमी बचत में ऐसे नहीं है, बाकी स्कीमों में जो है वो 15% जो प्रॉफिट लगता था आपको बैंक में, अगर किसी का डिपॉजिट पड़ा हुआ है और उस पर 15% प्रॉफिट आता था तो वो सॉरी उस पर जो प्रॉफिट आता था उस पर टैक्स 15% लगता था जो बैंक काट के आपको देता था, अब उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो ये एक दो चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को थोड़ा बेनिफिट शायद होगा कि इधर भी टैक्स का रेट बढ़ गया और उस पर टैक्स परचेज पे कम भी हो गया, तो शायद इसकी वजह से प्रॉपर्टी में अच्छा इफेक्ट आए और लोग इसमें ख़रीदारी की तरफ जाएँ। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड की आमदनी कर्ज या मुनाफा से हो रही है तो वो भी जो डिविडेंड उस पर टैक्स है 15% से बढ़ा के वो 25% कर गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लोग काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से इसकी हुई है। अच्छा, एक सोलर पैनल जो थे ये सस्ती एनर्जी के लिए इसको एग्जैम्प्ट किया गया था कि इन पे कोई टैक्स नहीं था, सोलर पैनल की दरामद और सप्लाई पे टैक्स जो नहीं था उसको छूट दे दी गई है, जो कि 10% सेल पर लागू कर दिया गया है। ये पहले 18% की प्रपोजल थी, जो बजट में बात की थी हमने 18% की थी, लेकिन जो अब बजट अप्रूव हुआ है तो उस पे ये है कि उसको रिड्यूस रेट में कर दिया गया है जो कि 10% होगा। तो ये भी एक नई चीज़ है कि सोलर सेक्टर जितना भी था वो पहले एग्जैम्प्ट में चल रहा था, अब 10% में वो आ जाएगा। इसी तरह नॉन फाइलर्स 70 लाख रुपए से ज़ायद की गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। पहले तो बजट की प्रपोजल में थे कि गाड़ी खरीद ही नहीं सकेगा,
लेकिन जब अप्रूव हुआ तो अप्रूव में ये कहा गया कि 70 लाख तक की वो गाड़ी खरीद सकता है। अगर उससे ऊपर ख़रीदनी है तो फिर फाइलर होना ज़रूरी होगा। इसी तरह नॉन फाइलर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा। कि जो प्रॉपर्टी पहले इसका भी जो बजट में प्रपोजल था वो ये था कि प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकेगा, लेकिन जब अप्रूव हुआ है तो उसमें ये हुआ है कि 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की प्रॉपर्टी जो वो नहीं खरीद सकेगा, 1 करोड़ तक खरीद सकता है। इसी तरह अगर कोई शख्स डेट इंस्ट्रूमेंट जल्द बेच देता है और इस पर 15% कैपिटल गेन और विद हेल्ड टैक्स लागू होगा कि किसी के डेट इंस्ट्रूमेंट हैं वो जल्दी बेच दिए तो उस पर भी 15% टैक्स लागू होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कैश निकलवाने पर एडवांस टैक्स जो कि 0.6% था उसको बढ़ा के 0.8% कर दिया गया है कि थोड़ा सा उनको इसलिए कि वो फाइलर लिस्ट में आएँ और कोशिश करें फाइलर बने। इसी तरह एफबीआर को इजाज़त दे दी गई है कि वो हाई रिस्क अफराद के बैंक अकाउंट से मालूमात ले सकता है कि जिसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि अब एफबीआर का भी एआई बेस जो है ऑडिट होगा और सिस्टम जो है एआई बेस उसको चेक करेगा कि कहाँ रिस्क ज़्यादा है। जहाँ रिस्क ज़्यादा है उसका जो है एफबीआर के पास है डाटा, तो उसका वो ईज़िली जो है एफबीआर को इजाज़त दे दी गई है कि वो हाई रिस्क जो केसेस हैं उनके बैंक अकाउंट से मालूमात ले सकता है। और अगर किसी पर टैक्स की डिमांड अपील में भी बरकरार रहे तो रिकवरी के तरीक़ेकार को मज़ीद सख्त कर दिया गया है कि पहले एक फोरम जो अपील वाला था उसमें तो उस पर इतनी सख्ती नहीं होगी, लेकिन अगर अपील से केस टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ हो गया तो आगे जो है वो फिर रिकवरी को थोड़ा सा मज़ीद सख्त कर दिया गया है। तो अब आप बिज़नेस के नुकसान को किराया की आमदनी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। पहले ये होता था कि बिज़नेस में अगर लॉस हुआ है और आपको रेंटल इनकम जो आ रही है उसमें आपको टैक्स पेएबल बन रहा है, तो आपका टोटल जो होता था वो एडजस्ट हो के उसके साथ वो एडजस्ट हो जाता था और वो जो लॉस था अगेंस्ट किराए की आमदनी के वो एडजस्ट हो जाता था, वो अब नहीं हो सकेगा। और इसी तरह आईटी सर्विसेज बामशूल जो अमेज़ोन पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह है वो बढ़ा के 1% कर दी गई है। पहले 4% कर दी गई है, पहले 1% हुआ करती थी। अब बजरिया कोरियर सर्विसेज ख़रीदारी करने पर 2% विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया गया है कि जब आप उस पर ख़रीदारी करते हैं कोरियर सर्विसेज से और उसको जब आप पे करेंगे तो 2% उस पर विद होल्डिंग टैक्स हो जाएगा। और अगर आपने 2 लाख रुपए या इससे ज़ायद की अशिया नकद ख़रीदी हैं तो इस पर 50% आपको ख़रीदारी में शुमार नहीं होगा और आमदन की रकम में जमा हो गएगा, जिस पे आपको टैक्स अदा करना होगा। इसलिए 2 लाख से ज़ायद की ख़रीदारी पर बज़रिया बैंकिंग चैनल लाजमी है। ये आप एक ऐसी शिक है जिसने भूचाल पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से आज पूरी मार्केटें जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और हो सकता है वो स्ट्राइक पे भी जा रही हैं मार्केट्स कि ये जी जो 2 लाख से ज़्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट है तो इससे हम ऐसा नहीं कर सकते। अब बेचने वाला जो है वो ये कहता है कि मेरी एक आइटम जो है वो है ही 2-3 लाख रुपए की, तो मैंने जब रिटेल के सूरत में करता हूँ तो उसको तो मुझे कैश आएगा, या रिटेलर जो है वो कह रहा है कि मेरा एक बिल उसका 2 लाख से ज़्यादा बन चुका है, उसने एसी ख़रीदा है, एलसीडी खरीदी है, तो इस तरह की चीज़ें बेचने वाले स्पेशली जो वरीड हैं, तो हम जो है कैसे 2 लाख से ज़्यादा को वो बंदा आया ही हमारे पास कैश लेके आए, तो हम जो सेलर है, सेलर जब बेचेगा तो उसको वो कहते हैं जी आपको उसका जो आपने डिडक्टिबल अलाउंस जो परचेज़ का अलाउंस मिलना था वो अगर आपको 100 रुपया बनता है तो आपको 50% अलाउ होगा, जिसकी बेस पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक लेटर गर्दिश करते फिर रहे हैं जिसमें मार्केट वालों ने कंपनीज़ ने ये लिख के दे दिया है कि आप 20.5% आपकी टैक्स कटौती होगी। वो बेसिकली 20.5% उन्होंने इस तरह से कैलकुलेट किया है कि जो उनको 29% टैक्स पड़ना था इनकम पे, क्योंकि जब आपको परचेज़ हाफ अलाउ हो गई तो हाफ के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना उतने से, मतलब 50 रुपये 50% से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस पर आपको 29% टैक्स पड़ेगा, 15% सरचार्ज पड़ेगा, सुपर टैक्स पड़ेगा, WWF पड़ेगा, वो सारी चीज़ें पढ़ने से वो 41% टैक्स का रेट बन जाता है।
तो वो अब जो कंपनीज हैं उन्होंने ये कहा है जी, क्योंकि 41% टैक्स का रेट है, तो हाफ क्योंकि हम परचेज क्लेम नहीं कर सकते, तो इसको हाफ करके 20.5% जो है आपकी टैक्स कटौती होगी अगर आप कैश पे पेमेंट करेंगे तो ये इस वजह से वो 20.5% का जो लेटर गर्दिश कर रहे हैं और बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी जो है एनजाइटी पाई जाती है, और जिसकी वजह से ट्रेडर जो हैं वो स्ट्राइक भी शायद करना चाह रहे हैं कि ये हमें जो है शिक इसको निकाला जाए कि कैश दें या बैंक दें। किसी के पास बैंक की फैसिलिटी नहीं है, कोई देना नहीं चाहता, तो इसका आजकल काफ़ी इशू है। फिर भी इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत क्वेरीज आ रही हैं। तो अगर आप ऐसे सप्लायर से ख़रीदारी करते हैं जिन पर एनटीएन नहीं है, तो इस पर आपको ऐसी 10% ख़रीदारी नाकाबिले कबूल होगी, जिससे आपकी आमदन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आपको ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसलिए आप तमाम ख़रीदारी फाइलर फ़रोख्त कनिंदा से करें। तो दूसरा ये कहता है कि अगर आपने ऐसे बंदे से परचेज़ की जो अनरजिस्टर्ड है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो आपने उससे अगर ख़रीदारी की तो उस ख़रीदारी पे भी आपको 10% जो है रिड्यूस होके अलाउंस मिलेगा, डिडक्टिबल अलाउंस, जिसकी वजह से ज़ाहिर है प्रॉफिट बढ़ जाएगा। परचेज़ आपकी अगर 10% कम हो गई तो उससे जब मिलियंस में जाती है तो वो प्रॉफिट उतना बढ़ जाता है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस पर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वो जो टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए वो कहते हैं कि जी आप ख़रीदारी जो है वो उस बंदे से करें जो एनटीएल होल्डर है, जो एक्टिव टैक्स पेयर है, उससे ख़रीदारी करें। तो ये तब्दीलियाँ सिर्फ मालूमात के लिए जारी की गई हैं। किसी भी कानूनी राय के लिए अपने इनकम टैक्स एडवाइज़र से रब्ता करें कि ये आपको आसान ज़बान में समझाने के लिए थी कि आप मज़ीद इसमें कोर्ट केस में या कहीं में जाना चाहते हैं, मज़ीद जो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, या अपने एडवाइज़र जो है उसके साथ बात कर सकते हैं। तो ये टैक्स प्रोफेशनल्स का एड्रेस भी नीचे दिया गया है, 220 सेक्टर सी, जैस्मिन ब्लॉक, बैरिया टाउन, लाहौर में, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स, और इनका फ़ोन नंबर भी दिया गया है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसमें आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।